हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को फिर से मेरे ट्यूशन सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो कल आप लोग का ज्योग्राफी का एग्जाम है भूगोल का, तो इसके पहले हम लोग कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो चले तो लाइक कीजिएगा और जो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि मेट्रो रेलवे क्या है। तो इस ये है कि महानगरों में भीड़ भाड़ प्रदूषण आदि से बचने के लिए भूमिगत या एलिवेटेड रूप से आधुनिक स्वचालित नियंत्रण प्रणाली से लैस होकर विद्युत चालित रेलगाड़ियों का परिचालन है। ये आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जल प्रदूषण से किन्हीं चार कारणों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग को 100% पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। इसका उत्तर होगा जल प्रदूषण हेतु निम्नलिखित चार कारण है। पहला है कि नगरीय स्रोत से गंदा पानी नदियों में गिरना। और दूसरा ख है कि औद्योगिक कचरों का नदियों में बहाव। ऑप्शन नंबर सी है कि मरे हुए जानवरों का नदियों में प्रवाह। और घ है कि कूड़े करकट को नदी में फेंकने से भी जल प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि भारत के तांबा उत्पादक दो राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत तांबा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि पश्चिम भारत के दो औद्योगिक क्षेत्र के नाम बताएं। तो पश्चिम भारत के दो औद्योगिक क्षेत्र हैं अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश, मुंबई पुणे सोलापुर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की प्रवास को प्रभावित करने वाले दो प्रतिकर्ष एवं दो आकर्षक कारकों को लिखिए। तो प्रवास के दो मुख्य कारण है बेरोजगारी और शिक्षा। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो मेरे यूट्यूब चैनल है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब और उस पर क्लिक कर लीजिएगा, कहीं जो वीडियो भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के चार भाषा परिवारों को लिखिए। तो भारत के चार भाषा परिवार है द्रविडियन भाषा, ऑप्शन नंबर बी इंडो आर्यन भाषा, मुंडा भाषा, तिब्बतियन भाषा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 भारत में फसल ऋतुओं के नाम लिखिए। तो भारत में फसल ऋतु में दो प्रमुख है खरीफ और रबी। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि भारत के दो नौसैनिक पत्तनों के उदाहरण दीजिए। तो ये है विशाखापट्टनम और मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि बहुपक्षीय व्यापार में कितने देश शामिल है। तो बहुपक्षीय व्यापार में वर्तमान में 164 WTO संस्था के तहत देश शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 संचार सेवाओं में आप क्या समझते हैं। तो जिन माध्यमों से संचार या समाचार दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं उसे संचार कहते हैं। संचार हेतु आज कई आधुनिक साधन उपलब्ध है। बता दूं कि आप लोग एक बार क्वेश्चन जो नहीं आता उसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिए, थोड़ा सा भी तो मालूम रहेगा। उसमें कुछ का तो आप लोग जोड़ कर लिख देंगे, ऐसे क्वेश्चन को खाली मत छोड़िएगा। अगर कुछ का जोड़ कर लिख देते तो एक दो नंबर तो जरूर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि सूत्रीकरण क्या है। तो ये इसका उत्तर होगा कि आउटसोर्सिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक कंपनी किसी आंतरिक कार्य के लिए दूसरी कंपनी के साथ समझौता करके करके उसके साथ काम करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की दो रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। तो भारत की दो रेशेदार फसल हैं जूट और कपास। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आधारभूत उद्योगों के दो उदाहरण दीजिए। तो भारत के आधारभूत उद्योग है लोहा एवं इस्पात और उद्योग और उसका सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 14 है कि साक्षरता को परिभाषित कीजिए। तो ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति को लिखने पढ़ने की क्षमता हो उसे साक्षर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। तो वो कह रहा है कि मानव विकास एक सूचकांक है जिसका उपयोग मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई विकसित विकासशील अथवा अविकसित है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा इसमें किसान एक स्थान पर अस्थायी रूप नहीं रहते हैं बल्कि अपने सारे सामान के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने उद्देश्यों को पूरा करने हेतु भटकते रहते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि भारत के दो संस्कृति नगरों के नाम लिखिए। भारत के नाम लिखिए बनारस और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 भारत में दो प्रमुख उत्पाद केंद्रों के नाम बताएं। भारत के दो झारखंड और राजस्थान। जितना ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम लोग किए हैं इसमें से आप लोग दो तीन क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल सिर्फ मत कीजिएगा। अब चलिए अब कुछ उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। तो दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 19 है कि संभववाद संकल्पना का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है कि संभववाद को पहचान दिलाने का कार्य फ्रांसीसी विद्वान फेबर का है। इस विचारधारा के अनुसार मानव अपनी सुविधा अनुसार प्राकृतिक तत्वों का चयन कर सकता है। प्रकृति में अपार संभावनाएं हैं, मानव संभावनाओं का स्वामी है। फेबरे के अनुसार कहीं अनिवार्यता नहीं है, सभी जगह संभावनाएं हैं। मानव स्वामी के रूप में संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, संसाधनों पर मात्र मानव का अधिकार है। ब्लास का मानना है कि मानव को अपने वातावरण में रहकर कार्य करना पड़ता है जो नियतवादी सिद्धांत कहलाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मानव प्रकृति का दास है।
मानव एक क्रियाशील प्राणी है जिसमें वातावरण में परिवर्तन करने की असीम क्षमता है, अर्थात वह अकर्मण्य तभी होता है जब भौतिक विश्व उसे निस्सरित कर देता है। वास्तव में यह जीवित रहता है तब यह क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। संभवतः समर्थकों में बर्न्स, इर्स, कार्ल सावर, रसल एवं स्मिथ आदि विद्वान हैं। इन विद्वानों ने मानव को प्रकृति से अधिक सक्रिय एवं बुद्धिमान माना। स्पष्ट करना है था कि नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा बार रीड कर लीजिएगा, अगर याद किए तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव विकास के विभिन्न उपगामों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि किसी भी विषय के अध्ययन में विधेयों को उपागम कहा जाता है। मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, अतः इसके अध्ययन वही उपागम है जो भूगोल की है। इसके अध्ययन के प्राचीन एवं नवीन उपागम निम्न है। पहला है प्राचीन उपागम, पहला है विवरणात्मक विधियाँ। ये कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के पूर्व भूगोलवेत्ताओं द्वारा स्वयं घूम कर मानव प्रवृत्तियों का अध्ययन किया गया। मानव किस प्रकार वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। दूसरा है पारिस्थितिक उपागम। ये कह रहा है कि 1880 के बाद मानव भूगोल के अध्ययन का चलन बढ़ा। इस उपागम के माध्यम से मानव समूह एवं उसके भौतिक वातावरण के मध्य परिवर्तनशील संबंधों की व्याख्या की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, क्रमबद्ध उपागम। हेम्बोल्ट महोदय ने इस उपागम को आरंभ किया। उन्होंने पृथ्वी को एक इकाई मानकर इसका सूत्रपात किया। मानव भूगोल ने जनसंख्या, अधिवास, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन इस विधि से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रादेशिक उपागम। इस उपागम का अध्ययन का श्रेय हेम्बोल्ट को जाता है। प्रदेश को एक अध्ययन क्षेत्र मानकर समस्त भौगोलिक तत्वों का अध्ययन पूर्ण किया जाता है। अब है नवीन अध्ययन के उपागम। तो इसमें पहला है कि मतात्मक उपागम। इस उपागम का जन्म 1950 के दशक में हुआ, जब भूगोल पर प्रत्यक्षवाद विचारधारा का प्रभाव पड़ा। इस दर्शन के अनुसार मानव भूगोल में उन्हीं तथ्यों का अध्ययन होना चाहिए जिसका मापन एवं सत्यापन हो सकता है। क्वेश्चन दूसरा है कि आचारवादी उपागम। भूगोल में मतात्मक विधियों का विरोध कुछ विद्वानों द्वारा हुआ। कुछ विद्वानों ने भूगोल के व्यवहारिक पक्ष की ओर ध्यान आकृष्ट किया। स्थानिक विश्लेषण में से व्यवहारिक भूगोल का सृजन हुआ। क्वेश्चन तीसरा है कि कल्याणात्मक विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार कौन, कहाँ और क्या प्राप्त करता है। इस विचारधारा का जन्म विभिन्न देशों में पाई जाने वाली असमता के कारण हुआ। क्वेश्चन 4 है कि मानवतावादी उपागम। इस विचारधारा में मानव प्रकृति, मानव साधन, मानव चेतना, मानव के सृजनात्मक के संदर्भ में मनुष्य की केंद्रीय व क्रियाशील भूमिका पर बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन भी आई है, आप लोग इसको थोड़ा एक बार अच्छा से रीड कर लिया कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग अधिकांश रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा राज्यों में भी उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन आएगा, 100% कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा। वितरण एवं उत्पादन। महाराष्ट्र, इस राज्य में सूती वस्त्र के कुल कारखाने 122 है। अकेले मुंबई महानगर में 63 मिले हैं, इसलिए मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कॉटन पॉइल्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। मुंबई के अतिरिक्त नागपुर, सोलपुर, कोल्हापुर, पुणे, अमरावती, कोला एवं औरंगाबाद में कारखाने हैं। अगला है गुजरात। वर्तमान में यहाँ सूती मिलों की संख्या 18 है। अहमदाबाद इस प्रदेश की बड़ी सूती वस्त्र निर्माण का स्थान है। यहाँ 67 मिलें हैं। इस नगर को पूर्व का वेस्टर्न ऑफ द ईस्ट कहलाता है। भदोड़ा, सूरत, भावनगर, भरूच, पोरबंदर एवं राजकोट महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक स्थान है। मैं बता दूँ कि ऐसे ही वीडियो डेली देखने के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के और सब क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चौथा, तीसरा, मध्य प्रदेश। इस राज्य में भी सूती वस्त्र का उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। यहाँ इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, सतना, ग्वालियर, जबलपुर एवं भोपाल में सूती वस्त्र की मिलें हैं। 4 है कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कानपुर एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। इसे उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर के अलावा मोदिनपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, हाथरस, इटावा, बरेली एवं वाराणसी में सूती वस्त्र की मिलें हैं। उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में 39 मिलें, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मुदैर, एस्मेल, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, गुडियाटम, रामेश्वरम में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर, तेलंगाना के वर्लांग, केरल के तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक के मैसूर, बेंगलुरु, राजस्थान के पानी व्यापार व सौंदर्य में सूती वस्त्र के मिले हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 का है कि भारत में चाय की कृषि का विवेचना कीजिए। तो चाय आधुनिक युग का एक लोकप्रिय पेय है।
यह एक प्रकार की झाड़ी के पत्तों से तैयार होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। चाय उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है जो निम्न है। तापमान, यह चाय एक उष्णकटिबंध का पौधा है। इसके लिए मानसूनी जलवायु सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पौधों के उचित विकास के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त मानी गई है। पाला और कोहरा चाय के पौधों के लिए हानिकारक होता है। और दूसरा है वर्षा। चाय की खेती के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है होती है। हमेशा वर्षा हमेशा होनी चाहिए, किंतु वर्षा का पानी पौधे की जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। मिट्टी, पर्वतीय ढालों पर पोटाश, लोहा एवं जीवांश युक्त मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त समझी जाती है। अगला है 4 श्रमिक। चाय की बागानों की देखभाल। चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए भारी मात्रा में सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए स्त्रियों का प्रयोग किया जाता है। अगला है उत्पादन। भारत में 6 लाख हेक्टेयर चाय के बागान लगे हुए हैं। देश में लगभग इतना चाय के बागान है। सन 2014 से 15 में 1.2 मिलियन टन चाय का उत्पादन हुआ था। भारत के असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, झारखंड एवं तमिलनाडु में चाय की खेती होती है। भारत से उत्पन्न होने वाले चाय की पूरे विश्व में भारी मांग है। भारत को चीन एवं श्रीलंका से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। भारत से चाय ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सूडान, अरब देश एवं म्यांमार आदि देश को भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा सड़क परिवहन का महत्व। भारत में सड़कों के विकास का प्रयास सन 1943 ईस्वी में नागपुर योजना के अंतर्गत किया गया। आज़ादी के बाद भारत में सड़कों की दशाएं सुधारने के लिए सन 1961 में 20 वर्षीय योजना का आरंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य सड़कों की दिशाओं को सुधार का लंबाई बढ़ाना था। भारत में सड़क प्रणाली विशालतम प्रणालियों में एक हो। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भारत में सड़कों की कुल लंबाई इतना लाख किलोमीटर है। यह विश्व का दूसरा बड़ा सड़क नेटवर्क है। बेथम के शब्दों में सड़कों किसी देश की धमनियाँ और सिराएँ होती है। इसके महत्व को निम्न रूप से समझा जा सकता है। तो भारत गाँवों की कृषि प्रदेश है, अतः कृषि का विकास सड़कों से जुड़ा है। सड़कों के विकास से कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आई है। सड़कों के विकास ने देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है। औद्योगिक विकेंद्रीकरण के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के माध्यम से खाद, कृषि यंत्र आदि खेतों तक पहुँचाए जाते हैं। खेत से तैयार फसलों बाजार तक सड़क माध्यम से ही आती है। 4 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं जैसे दूध, फल, सब्जियां आदि बाजार तक सड़कों के माध्यम से तेजी से पहुंचाई जा सकती है। 5वां है परिवहन के अन्य संसाधनों का विकास भी सड़क के माध्यम से ही होती है। 6वां है सड़कों के विस्तार ने शिक्षा के प्रसार को भी बल मिला। 7वां है कि सड़कों के माध्यम बाजार पहुंचकर सही मूल्य की प्राप्ति हो सकती है। 8वां है दुर्गम क्षेत्र जहाँ रेल आदि बनना कठिन है एवं काफ़ी खर्चीला होता है, वहाँ सड़क मार्ग तुलनात्मक रूप से कम खर्चीली होती है। 10वां है 9वां है सड़कों द्वारा अल्प दूरी तय करना अथवा समान भोजन सस्ता, सुविधाजनक एवं कम खर्चीला होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इस जितना क्वेश्चन कराया हूँ उतना में से आप लोगों को 1-2-3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा देखने को। तो आप लोग वीडियो को शुरू से जरूर देखिएगा और याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा और रीड कर लीजिएगा तो कुछ तो आएगा तो आप लोग जोड़ के लिख दीजिएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।